दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों हमने इंडियन पॉलिटी की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने मूल कर्तव्य के बारे में जान लिया था। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप लोगों ने सिलेबस लिखा होगा, उसमें हमारे 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 7वां टॉपिक है मूल कर्तव्य, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 8वें टॉपिक पे आ जाएंगे। 8वां टॉपिक है हमारा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका और मूल कर्तव्य की बात करें तो हम लोग 51 अनुच्छेद मतलब 51 का अनुच्छेद तक पढ़ चुके थे। यह है हमारा 52 से 78 संघीय कार्यपालिका। हालांकि भाग 5 भाग ये 4 का था ना, पिछली क्लास जरूर देखिएगा आप लोग। भाग 4 का था, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। अब हम बात करेंगे भाग 5 में। भाग 5 में संघ के बारे में। ठीक, अगर संघ तो बहुत लंबा है तो इसका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 संघीय कार्यपालिका। उसके बाद संघीय विधायिका है। तो आज हम जानेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में ना, 52 से 78। संघीय कार्यपालिका में बहुत सारे बहुत सारे एक्ट आते हैं। तो हम संघीय कार्यपालिका के जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका ये सब होती क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो सरकार के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार, ये सब सरकारें होती हैं। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पहले जान लेते हैं। कार्यपालिका का मतलब होता है, देखो कार्यपालिका का मतलब, जैसे इसमें देखो खुद ही कार्य आ रहा है कि जो कार्य करे। ठीक, विधायिका जो विधि से मिलकर बना है, विधान से मिलकर बना है, तो विधायिका का मतलब जो नियम बनाए। और न्यायपालिका सबको पता होगा को जो न्याय दिलाए। ठीक, ये जो तीनों टर्म्स हैं इन्हीं को मिला के कानून व्यवस्था रहती है। ठीक है, कानून व्यवस्था का मतलब कार्य करने वाले अलग, विधि बनाने वाले अलग और न्याय करने वाले अलग। इससे ही क्या होता है, जनता के कल्याण में योगदान होता है। ठीक, ऐसे पता चले कि अगर ये सब ना हो तो कोई अपनी तरफ घसीटे ले जा रहा है, कोई अपनी तरफ घसीटे। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों में बहुत ही बेहतरीन संतुलन होता है, तभी ये कानून व्यवस्था स्थापित हो पाती है। और ये एक दूसरे से तालमेल बहुत बढ़िया बिठाते हैं, तभी ये हमारा देश एक संतुलित रूप से चलता रहता है। तो कार्यपालिका, जैसे मान लो कार्यपालिका का मतलब एक प्रकार से समझो कैबिनेट। ठीक, कैबिनेट। अब मान लो कैबिनेट ने सोचा कि चलो हम बैंक में आधार कार्ड अनिवार्य करते हैं। ठीक, मान लो ये नियम करने को सोचा, तो अब ये नियम इसने सिर्फ सोचा, लागू नहीं कर सकती है। ये अब लेके आएगी विधायिका के पास। ये किसके पास लेके आएगी? विधायिका के पास। अब ये इसने तो सिर्फ सोचा कार्य करने का, अब ये विधायिका इसको पास करेगी, मतलब संसद इसको, विधायिका इसको पास करेगी कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर इसने वो दे दिया, सहमति दे दी कि हाँ ठीक है लागू किया जाए, तो ये फिर इस पे कार्य करेगी। इससे फिर कोई मतलब नहीं, ये फिर इस पे कार्य करेगी, कैसे लागू किया जाए, कहाँ कहाँ लागू किया जाए। अगर मान लो कोई विवाद आता है तो उसका कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। ठीक, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने जान लिया कार्यपालिका पढ़ने से पहले हम लोगों ने। ठीक, तो अब हम आइए अपने पिछले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये कार्यपालिका, ये किस अनुच्छेद से अनुच्छेद 52 से 78 तक है। ठीक, और क्या है इसमें, क्या क्या है? ठीक, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो हम राष्ट्रपति आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है,
उपराष्ट्रपति आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मंत्रिपरिषद आ जाते हैं। मंत्रिपरिषद के बाद महान्यायवादी, इसके बारे में, इन चारों के बारे में हम संघीय कार्यपालिका के तहत पढ़ेंगे। ठीक, और मंत्रिपरिषद के तहत ही प्रधानमंत्री आ जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में भी जान लेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, इतना नोट कर लिया। तो टॉपिक डालिए राष्ट्रपति, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति, देखो हम एक एक बातें तो बताते चलेंगे कि इसका निर्वाचक मंडल क्या है, और साथ में अनुच्छेद भी बताते चलेंगे कि ये किस अनुच्छेद में है। लाइन से बताते चलेंगे, तो आप लाइन से लिखिएगा। तो जैसे 52, 53, 54 ऐसे ही बताते चलेंगे, तो लाइन से आपका अनुच्छेद भी क्लियर होता जाएगा कि इसके बाद क्या क्या है, तो याद करने में आसानी रहेगी। तो राष्ट्रपति, पहली बात तो लिखिए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो मतलब कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है उसका प्रधान मतलब हेड कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके अलावा देश का प्रथम नागरिक भी होगा। तो ऐसे करके लिखिएगा, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, और देश का प्रथम नागरिक। सब लोग जानते हैं देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन यह सिर्फ संवैधानिक रूप से नहीं होता है, असंवैधानिक रूप से होता है, कार्यकारी रूप से तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, उसके बारे में हम आगे और डीपली जानेंगे, अभी सिर्फ इतना जानो बस। ठीक, अब हम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 53 पूछा गया है कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया, इसको लिख लीजिए, जो संघ की पूरी कार्यपालिका शक्ति है, मतलब अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो वह विधेयक पास नहीं होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये दो अनुच्छेद हमने जान लिए, 52, 53। ये संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और देश का प्रथम नागरिक होता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में। ठीक, उसके बाद संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में। अब हम बात करेंगे निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कि जैसे अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल का ये है कि राष्ट्रपति को कौन कौन चुन सकता है। जैसे मान लो हम लोग किसको चुनते हैं, अपने प्रधान को चुनते हैं, तो प्रधान का निर्वाचक मंडल कौन होता है, उसकी ग्राम की जनता होती। इसी तरह राष्ट्रपति को हम लोग चुन नहीं सकते, इसमें कौन कौन चुन सकता है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कौन कौन चुन सकता है, एक सेकेंड इसको मिटा दीजिए, एक सेकेंड। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 52 जान लिया, 53 जान लिया, अब 54 में निर्वाचक मंडल है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है, आइए हम जानते हैं। पहला लिखिए, संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित वाले, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य।
ठीक, अभी आप परेशान मत होइए, संसद में कौन कौन आता है ये हम बताएंगे। अभी आप ऐसे लिखिए, जैसे कि हमारी संसद में आता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आता है। तो जो संसद के सदस्य होंगे मतलब राज्यसभा के सदस्य होंगे और लोकसभा के सदस्य होंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक, तो जो लेकिन निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं, निर्वाचित जो चुने गए होंगे, वो सदस्य सिर्फ राष्ट्रपति को वोट, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। ठीक, लोकसभा राज्यसभा हो गई। उसके बाद जो राज्य की विधानसभा होती है, जैसे हम लोगों के विधायक होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार होते हैं। तो लिखिए, राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, ऐसे लिखिए। ठीक, मनोनीत नहीं कि जो मनोनीत किए जाते हैं, जो चुने जाते हैं वो सिर्फ भागीदार होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्यों के विधानमंडल जैसे यूपी, बिहार, ये सारे राज्यों के जो विधायक होते हैं वो भी वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद ये तो था हमारा मूल संविधान में। उसके बाद तीसरा हो गया, या लिख लीजिएगा 70वें संविधान संशोधन। 70वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो, हम सबको पता होगा दिल्ली पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सिर्फ राज्यों की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं की गई थी। तो 70वें संविधान संशोधन में कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है, उसके बारे में हमने जान लिया कि कौन कौन वोट दे सकता है राष्ट्रपति चुनाव में। तो संसद के दोनों सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा सदस्य दे सकते हैं जो निर्वाचित हैं। ठीक, उसके बाद राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य जो राज्य मतलब विधायक होते हैं हर राज्यों के, वो दे सकते हैं। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक होते हैं वो भी अब 70वें संविधान संशोधन द्वारा और उसके चुनाव में भागीदार हो सकते हैं। ठीक, तो निर्वाचन मंडल में जान लिया। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या होती है, मतलब किस टाइप से चुना जाता है। हम लोग प्रधान को चुनते हैं तो एक प्रत्यक्ष प्रणाली है, मतलब जाते हैं, खुद जनता जाती है और वोट डाल के चली आती है। इसमें तो हम लोगों का चुनाव तो होता नहीं, हम लोगों को वोट डालने को तो मिलता नहीं। तो ये हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे एज लाइक विधायक होता है, तो हम लोग किसको चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं। चलो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। अब हमारा अगला सब टॉपिक होगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक, हम जैसे बात किया कि हम लोग विधायक को चुनते हैं। ठीक, ये तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं कि नहीं चुनते, जाते हैं वोट डालते हैं, अपना विधायक चुन के आ जाते हैं। तो ये हमारे प्रतिनिधि के तौर पे जाते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो एक प्रकार से हो गया अप्रत्यक्ष, मतलब हम लोगों की भागीदारी तो है, पहले हम उनको चुन रहे हैं फिर वो जाके राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो ये कौन सी प्रणाली हो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक, समझ में आ गया। अप्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष होता है मतलब सामने से, अप्रत्यक्ष मतलब सामने से नहीं। और हाँ, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस अनुच्छेद में है ये भी नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 55 में। एकदम लाइन से चल रहा है, 52, 53, 54, 55। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। उसके बाद और कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इसमें एक पद्धति अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी के अनुसार अगर पूछा जाए किस पद्धति के अनुसार होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, ये पद्धति क्या होती है। ठीक, लंबी प्रक्रिया है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है, तो हम एक आसान तरीके से समझा देंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक, इसको ऐसे नोट कर लो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस निर्वाचन पद्धति से होता है तो एकल संक्रमणी मत पद्धति से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। इतना नोट कर लिया। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। राष्ट्रपति की पदावधि सबको पता है 5 साल होती है। ठीक है, और ये त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। चलो इसको तो छोड़ देते हैं कि सबको पता होता है कि 5 साल की होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं, मतलब क्या योग्यताएं हैं जो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक, तो डालिए राष्ट्रपति की योग्यताएं। ये किस अनुच्छेद में है? ये है हमारा अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति की योग्यताएं किसमें है? अनुच्छेद 58। तो लिखिएगा कि सबसे पहला होना चाहिए भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक। दूसरा होना चाहिए इसकी उम्र 35 वर्ष हो, ऐसे लिखिए 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब कि एक सांसद बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की, लोकसभा का सदस्य जरूरी नहीं कि हो, सिर्फ योग्यता रखता। और चौथा हमारा होगा, इसमें आगे चौथा करके डाल लीजिए, एक सेकंड, चौथा डाल दीजिए लाभ का पद ना हो। लाभ का पद ना हो। लाभ का मतलब वो और किस कहीं जगह से या मतलब सरकारी रूप से पद ना ग्रहण किया हो, क्या और जगह से सैलरी ना लिया हो, कि पता लगे सरकारी या टीचर है या कुछ भी है। ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़, या तो इस्तीफा दे उसके बाद लड़े जाके। ठीक, तो राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में हमने जाना। राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें अनुमोदक होते हैं और प्रस्तावक होते हैं। तो कितने कितने अनुमोदक होते हैं, कितने कितने प्रस्तावक होते हैं, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसी के आगे नोट कर लीजिएगा, इसी के नीचे नोट करिएगा, उसी के आगे लिखिए 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित। जब भी कोई चुनाव लड़ता है, जैसे प्रधानी का हो गया, बीडीसी का हो गया और भी कोई, तो उसमें प्रस्तावक अनुमोदक दोनों लगते हैं। तो जो मतदाता मतलब जो वोट दे सकते हैं, जैसे सांसद विधायक, उसी में से 50
मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होता है और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होता है। और हाँ, ये अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं हो सकते कि आप प्रस्तावक भी हो अनुमोदक भी हो, ये अलग अलग होते हैं। ठीक, तो हमने राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जान लिया। उसके बाद हम पहले जैसे अनुसूची में बात कर चुके थे कि उसमें शपथ का प्रारूप नहीं है राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 60 में लिखिए शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। के सामने शपथ ऐसे लिख लीजिए। ठीक, शपथ भी हो गई हमारी। उसके बाद महाभियोग लिख लीजिए। अब अनुच्छेद 60 के बाद आइए अनुच्छेद 61, मतलब राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती। महाभियोग किसमें है, ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रपति का महाभियोग। ये अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में। ठीक है, और महाभियोग में एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि जब महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती, ठीक, कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। उसके बाद 14 दिन पहले सूचना दी जाती थी और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, कैसे नोट करिएगा कि 14 दिन पहले सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को, उसके बाद किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, तो हमने क्या क्या जाना, अनुच्छेद 52 जान लिया, अनुच्छेद 53 और उसके बाद 55, 58, 60, 61। ठीक, अब हम जान लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती। ठीक, इतना नोट कर लिया। अब हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, नंबर 1 करके लिखिएगा। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक, तो अगर मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें किया गया है तो अनुच्छेद 74 में किया गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो भी पार्टी चुनाव जीत की जाती है तो अपने एक मतलब जीते हुए दल का एक नेता चुन लेती है। ठीक, जो भी जीता हो, ठीक, उसको नेता चुन लेती है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ठीक, अब उसी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार वो राष्ट्रपति क्या होता है, मंत्रियों को चुनता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऊर्जा मंत्री बनेंगे, तो वो राष्ट्रपति ऊर्जा मंत्री बनाएगा, उसकी बात काट नहीं सकता है प्रधानमंत्री की। ठीक, तो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 72। देखो हम लिखा सकते थे तो ऐसे लिखा सकते थे कि क्षमादान की शक्ति, लेकिन हम साथ में अनुच्छेद भी लिखाते चल रहे हैं, जिससे आपको मान लो पेपर में आए कि अनुच्छेद 72 में क्या है या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो क्लियर पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 108।
देखो हैं बहुत सारी शक्तियां हैं, पर हम सबको नोट नहीं करा रहे। जो पेपर में आते हैं या आने की संभावना है तो हम सिर्फ उस पे बात कर रहे हैं, ठीक। अनुच्छेद 8 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। यही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108। इसमें क्या होता है, मान लो राज्यसभा लोकसभा में कोई किसी विधेयक को लेके विवाद हो गया तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है, दोनों को साथ में बुला लेता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, यह इसकी शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 80 में क्या होता है? अनुच्छेद 80 में हमारी राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य करता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में ऐसे करिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन, ठीक, मनोनीत कर देता है 12 सदस्यों को। ये एक शक्ति है। उसके बाद ये हो गया ऊपर, और अधिवेशन बुलाने का अधिकार, अधिवेशन बुलाने की शक्ति, ठीक, सत्रावसान की शक्ति, ये सब राष्ट्रपति के पास है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। देखो यही पूछा जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 इसका गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र और राज्य का मतलब सहयोग एक प्रकार से दोनों को प्राप्त होता रहे, केंद्र का राज्य को और राज्य का केंद्र को आपसी में बातचीत चलती रहे या सहयोग प्राप्त होता रहे, इसी वजह से मतलब विवाद कोई ना हो, इसी वजह से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत करता है। ऊपर से एक और शक्ति है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश। देखो ऐसे सिंपल सी प्रक्रिया होती है कि मान लो कोई लोकसभा में विधेयक आया, ठीक, लोकसभा में मान लो विधेयक आया, उसके बाद लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा चला जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है, तभी वो विधेयक पास माना जाता है, ठीक। जब राष्ट्रपति साइन करता है तभी वो विधेयक पास माना जाता है। लेकिन ये कब संभव है? जब संसद की प्रक्रिया चल रही हो या सत्र चल रहा हो। जैसे अलग हम लोगों को क्या है, परंपरागत रूप से देखें तो 3 सत्र चलते हैं, ठीक है, ग्रीष्म या मतलब वो बजट वाला सत्र और शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, 3 सत्र लगभग चलते हैं, ठीक। तो अब मान लो सत्र नहीं चल रहा है, मान लो कोई सत्र नहीं चल रहा है, संसद कानून नहीं बना सकती। जब सत्र ही नहीं चल रहा है तो कोई कानून नहीं ला सकती, और देश को बहुत जरूरत है कि ये कानून लागू किया जाए। तो उसके बाद उसके तहत क्या होता है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब अगर ये अध्यादेश जारी कर रहा है तो वो कानून उसी दिन से लागू हो जाएगा, ठीक। अब मान लो पाकिस्तान ने हमला कर दिया भारत पे, कर दिया, अब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई नियम बनाना है, आपातकाल लागू करना है, तो राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो या आपातकाल लागू हो, ठीक। तो लेकिन जारी तो कर देगा और वो चलता भी रहेगा, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र आएगा, उसके जैसे मान लो 1 तारीख को संसद का सत्र आया, 1 अगस्त को संसद सत्र चालू हुआ, तो चालू होने के 1.5 महीने के अंदर ये प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं पास होता है तो ये अध्यादेश निरस्त हो जाता है,
समझ में आया? कि जैसे मान लो कि आप अध्यादेश कोई जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, ठीक, नियम बन गया। अब जैसे ही सत्र चालू होता है तो चालू होने के 1.5 महीने के अंदर जो ये अध्यादेश आया था उसको एक सामान्य सी मतलब जो प्रक्रिया होती है कि लोकसभा से पास हो, उसके बाद राज्यसभा से पास हो, तो ये दोनों काम हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो इसको निरस्त माना जाता है। और 1 साल में तो मतलब कि संविधान में कहा गया है कि 1 साल में 2 सत्र अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक। तो 123 के तहत अध्यादेश जारी, ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं 1 2 3 अध्यादेश, 1 2 3 करके अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर देता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको। हमारा क्षमादान भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 143, ठीक। 143 से सब लोग वाकिफ होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 143 इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति परामर्श सलाह लेता है। किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। मान लो कोई अधिनियम आ गया, उसको राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है कि हम साइन करें या ना करें या देश के लिए क्या हित रहेगा, तो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। और हाँ, परामर्श तो ये दे देंगे, इनका भी अधिकार है, दें चाहे ना दें। मान लो इनका मन नहीं है देने का तो ये भी कह सकते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा है, हम नहीं दे पाएंगे। अगर मान लो दे भी दिया तो इनको भी ये नहीं कि इनको मानना ही मानना, ये राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो ऐसे याद करिए कि 143 143 में क्या है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से 143 करता है, ऐसे याद कर लीजिए, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, ठीक। 143 राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से करता है ऐसे, ठीक। उसके बाद 2-3 शक्तियां और बची हैं, बस 2 शक्तियां और जान लेते हैं, इतना नोट कर लिया। अब देखिए अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 ये इसमें पूछा जाता है कि अनुच्छेद 112 में क्या है? तो आय एवं व्यय का विवरण, इसी को हम लोग कहते हैं बजट। देखो हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बजट की जगह कहा गया है आय एवं व्यय का विवरण। और इसके मतलब आय एवं व्यय का विवरण को राष्ट्रपति रखवाता है, कहाँ? संसद पटल पर को रखवाता है। संसद पटल पर। देखो इस शक्ति का मुझे लाने का उद्देश्य यह था कि आप लोग जान जाओ कि अनुच्छेद 112 में बजट है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बजट किस अनुच्छेद में है, तो 112 में। बजट की जगह क्या कहा गया है संविधान में? तो आय एवं व्यय का विवरण। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 280, इसमें क्या है? वित्त आयोग गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो बहुत सारे आयोग हैं जिसका गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये कम से कम 10 बार पेपर में आ चुका है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 अनुच्छेद में। इसको रट्टा मान लीजिए, ये जरूर से जरूर पेपर में आता ही आता है, ठीक। तो हमने जान लिया राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, अनुच्छेद 74 के बारे में जाना, 263, 108, 123, 200 और 72, 143, इन सब के बारे में जान लिया। 112, 280। अब नोट करके लिखिएगा, फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं पेपर में, कि एक राष्ट्रपति साहब हुए नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ठीक, फर्स्ट करके लिखिए और दूसरा करके लिखिए। एक ये फैक्ट हो गया, नीलम संजीव रेड्डी साहब हैं 1982 में लगभग एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए हैं। अभी तक कोई और निर्विरोध नहीं चुना गया। उसके बाद आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जैसे मान लो राष्ट्रपति है, ठीक, ये इस्तीफा दे दे, मान लो त्यागपत्र दे दे, तो इसकी जगह पे कौन करेगा? भैया तुरंत तो चुनाव संभव नहीं हो जाता है कि आज राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, कल हम चुनाव करा लेंगे, कल राष्ट्रपति चुन लेंगे। उसमें बहुत लंबी 6 माह के अंदर हालांकि करा लेना चाहिए, पर 2-3-4 महीने लग ही जाते हैं। तो उसकी जगह पर कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। मान लो इसने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। पहली बात तो किसको इस्तीफा देता है? उपराष्ट्रपति को ही इस्तीफा देता है। इसको इस्तीफा दे दिया। अब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तहत ये उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक, अब राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? उपराष्ट्रपति। अब मान लो ये भी या मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया, कुछ भी हो गया, ठीक, ये भी चले गए, तो अब कौन राष्ट्रपति बनेगा? मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो अब राष्ट्रपति के पदों का कौन निर्वहन करेगा? तो वो करता है मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, समझ जाओ बस। ठीक, मान लो राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उसकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदों का निर्वहन करेगा। अब मान लो इसने भी दे दिया या इसकी कोई घटना घट गई, तो अब कौन बनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हालांकि ये होता नहीं है कि इतनी जल्दी ये 3 पद खाली हो जाएं। अब ये नहीं सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर चला गया तो फिर ये बहुत लंबी एक प्रक्रिया हो जाती है। और अच्छा, एक सवाल ये बनता है यहाँ पे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना हो? हाँ, ऐसा हुआ है। कौन बना है? सबसे एक ही बार हुआ है, और उसका नाम लिख लीजिए कि कौन बना है। तो एम हिदायतुल्लाह कि ऐसी नौबत आ गई हो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया हो, तो हाँ, ऐसा हुआ है। ठीक, कौन बना है? एम हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के पद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। लगभग 1969 में, याद आ रहा है 1969 में किया है। ठीक, तो दोस्तों इसको अच्छा नोट कर लीजिए, एक सेकंड लिखा दें सही तरीके से। दूसरा डालिए, ऐसे लिखे, एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है। ठीक, तो नीलम संजीव रेड्डी साहब ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक, ये सिर्फ एक ही बार हुआ है कि निर्विरोध जो चुने गए हैं, एक ही बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्लाह जी ने कार्य किया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण था हमने जान लिया है।
हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।